अहमदाबाद में हिंदू मुस्लिम इलाके बटे हुए हैं। समय समय पर हुए दंगों के बाद टूटे एक दूसरे के प्रति भरोसे की इसमें सबसे बड़ी भूमिका है। दूसरी भूमिका डिस्टर्ब एरिया एक्ट ने भी निभाई, जिस पर विस्तार से हमने अपने पहले वीडियो में बताया है। यहाँ हुए दंगों और सरकारी अनदेखी से मुस्लिम आबादी कुछ ही हिस्सों में सिमट कर रह गई। मुस्लिमों की बड़ी आबादी जोहापुरा, शाह आलम, दरियापुर, सरखेज और पालड़ी के कुछ इलाकों में है। नए अहमदाबाद में गिनकर मुस्लिम आबादी रहती है। यहाँ के कई जगहों पर तो हिंदू और मुस्लिम आबादी के बीच मजबूत दीवार बना दी गई है। अहमदाबाद में मुस्लिम और हिंदू इलाकों की पहचान यहाँ हुए विकास कार्यों से भी आसानी से आप लगा सकते हैं। बड़ी मुस्लिम आबादी वाले जुहापुरा के कई हिस्सों में आज भी पीने का पानी नहीं पहुंच पाया है। सड़कें नहीं है और अगर है भी तो टूटी हुई, पार्क नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में 100% घरों तक नल जल योजना के तहत पानी पहुंच चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यह कॉलोनी साल 2002 में हुए दंगा के पीड़ितों की है। आज तक सरकार यहाँ पीने का पानी नहीं पहुंचा पाई है और ना ही सड़क। आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? 22 साल हो गए। तो यहाँ पे क्या स्थिति है अभी? यहाँ पे पानी की बहुत तकलीफ है। ये झाड़ू वाले ना आते नहीं बरोबर, बहुत परेशानी है। यहाँ पे स्कूल भी बच्चों की बहुत दूर दूर है। जिस सबसे ज्यादा पानी की बहुत तकलीफ है। हम मेंटेनेंस देता, हमारा खुद का यानी पर्सनल बोर है इनका, कमेटी का। एक टाइम पानी देते, एक टाइम ही बस सुबह में 6:30, फिर उसके बाद नहीं देते। सरकारी जो पानी है नर्मदा वाला, वो आपके यहाँ नहीं आया? नहीं आया, अभी तक नहीं आया। 22 साल हो गए। रोज हमने मीटिंगा भी करी, वहाँ पे भी गए, फिर भी नहीं आए। कोई भी आता ही नहीं है। अरे जो बोर का पानी है आपके यहाँ का, वो पीने लायक होता है? नहीं, हम बाहर से बिस्लेरी पानी मंगाते, बोतलें मंगाते। 80 रुपए की 4 बोतल लाते, जब पानी भी पीते और खाना भी बनाते उससे। तो जो आपका पानी आ रहा है बोर का, उससे खाना भी नहीं बना सकते? नहीं, खारा बहुत होता है। खारा बहुत होता है, उससे हम नहीं कर सकते। तो उसका इस्तेमाल सिर्फ कपड़ा साफ करना और नहाने में? कपड़ा और नहाना, बस 2 ही काम होता है उससे। ये पानी है पीने लायक नहीं है। टेस्टिंग करवाया था लेकिन पीने लायक नहीं है। फिर भी लोग अब मजबूरन में पानी पी भी रहे हैं। ऐसा ही नहीं है कि नहीं पीते, लेकिन पथरी की समस्या ज्यादा हो रही है यहाँ। पानी की वजह से। बिजली आती है? बिजली आती है। यहाँ रोड के लिए भी कितनी बार हमने कंप्लेन की, रोड बनाओ म्यूनसिपालिटी में। कोई कॉर्पोरेटर अभी तक यहाँ आया नहीं है, भाजपा वाला। यहाँ सब भाजपा के 4 कॉर्पोरेटर है इस विस्तार के, लेकिन एक भी इधर उनके इलाके में उन्होंने देखने के लिए नहीं आया कि हमारी प्रजा क्या कर रही है। तो जो आपका ये क्षेत्र है, यहाँ के कॉर्पोरेटर बीजेपी के हैं? बीजेपी के हैं, लेकिन कोई भी अभी तक इधर आया नहीं। सिद्दीकाबाद कॉलोनी में 2004 से रहता हूँ और यहाँ पर ये रोड 2004 से ऐसा नहीं ऐसा ही है। हम रहने आए 2004 से, तब से ऐसा नहीं ऐसा नहीं। यहाँ जो पानी भी कमर तलक आ जाता है बरसात में। शिकायत बहुत पेरी की है, पर अजू तलक कोई उपाय नहीं आया है यहाँ पर। जो ये सड़क नहीं बनी, कोई बनावे तो बने ने। वोटिंग आते जब आते न वोटिंग पच जाता था कि तू कौन ने मैं कौन, ये रीति होता। वोटिंग आते तो वो आप आ दो ना, रास्ता बनाएंगे, न्यू करेंगे न, सब करेंगे, कोई बनाता नहीं भी चीज। मैं 18 साल से रह रहा हूँ। इसमें कितनी बार लोगों ने नोटिस डाली है, लेकिन आज तक कोई ऑब्जेक्शन उठाया नहीं और कुछ काम करा है नहीं। तो किस हाल में रहते हैं आप लोग? बस यही है, चौमासे में तुम आओ यहाँ पे विजिट करो, आपको यहाँ से चल के निकलने का रास्ता तक नहीं मिलेगा। सब गटरें ओवरफ्लो हो जाती है। इसके अलावा यहाँ कई और मुस्लिम बस्ती है जहाँ आज तक पीने का पानी नहीं पहुँच पाया है। लोग खराब पानी पीकर बीमार पड़ जाते हैं। हम PIL हमने की हुई कोर्ट में, उसके बाद फिलहाल में भी 3 साल से भी हम PIL करके पीने के पानी के लिए लड़ रहे हैं। आज उसके बावजूद कोर्ट ने हुक्म किया है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ओरली कि भाई ये पानी लोगों को देना चाहिए। ऐसे तो 2007 के बाद अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये तमाम एरिया को लिया गया था, लेकिन आज भी यहाँ पर लेने के बाद भी टैंकर राज चलता है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। अभी भी आप सरकेज ग्यासपुर का इलाका है, भाटा इलाका है और फैजाम स्कूल है और पीछे फतेहवाड़ी कैनाल है, कैनाल के बाजू में हाफिजी मस्जिद है। ऐसे कई इलाके हैं और ये तो अहमदाबाद मकतबुल सरकेज। उसके बावजूद गुजरात के कई ऐसे सूबे हैं
कहीं तहसील है, वहां पर भी पीने के पानी के लोग परेशान है। तो हमारी हर वक्त यही पुकार रहती है केंद्र सरकार से और हुकूमत से कि आप फंडामेंटल पानी राइट है। आज इतनी भयंकर गर्मी आ रही है, क्या हर तरह का लोग गर्मी में परेशान होते हैं, कैसे कैसे पानी के लेते हैं। तो वो पानी हुकूमत को कैसे भी करके नल जल योजना के माध्यम से फिर से शुरू करके लोगों को पानी देना चाहिए, ये हमारी पुकार है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए गार्डन नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए रमत गमत के मैदान नहीं है, पढ़ने के लिए अच्छी लाइब्रेरी नहीं है, इसके बाद अच्छी हेल्थ हो जाए, दवाखाने नहीं है, अच्छी पढ़ ले स्कूल नहीं है, अच्छी आंगनवाड़ी नहीं है, उच्च माध्यमिक स्कूल नहीं है, टेक्निकल ITI कहेंगे वो ITI नहीं है। इसके अलावा बहुत सी जो प्राथमिक सुविधाओं के अलावा होना चाहिए वो चीजें भी लोगों को नहीं दिया गया है। आपने सुना कि क्षेत्र में विकास कराने के लिए इन्हें कोर्ट जाना पड़ा। यह कोई इकलौता मामला नहीं है। अहमदाबाद में मुस्लिम क्षेत्रों में विकास के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को लंबे समय से कोर्ट का रुख करना पड़ता है। मेरे हाथ में जो दस्तावेज आप देख रहे हैं, यह एक जनहित याचिका है जो सामाजिक कार्यकर्ता नदीम मोहम्मद अली और अन्य लोगों ने साल 2010 में गुजरात के हाई कोर्ट में फाइल की थी। अहमदाबाद का वेजलपुर, गयासपुर, मकरबा, जुहापुरा, वासना और रानीप क्षेत्र 2006 से नगर निगम के अंतर्गत आता है। यहाँ के लोगों से नियमित रूप से वाटर टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन आज तक साफ पीने की पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। इन इलाकों में पानी और सीवेज की सुविधा तुरंत उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। आगे याचिका में बताया गया कि नगर निगम अपनी सीमा में आने वाले अन्य क्षेत्र में स्वच्छ पानी उपलब्ध करा रहा है, लेकिन बेजलपुर, गयासपुर, मकरबा, जुहापुरा, वासना और रानीप आदि क्षेत्र में ऐसा नहीं हो रहा। यह भेदभावपूर्ण है। गुजरात के सबसे बड़े मुस्लिम बस्ती जुहापुरा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं बनाई गई है, फिर भी यहाँ के निवासी वाटर टैक्स दे रहे हैं। आगे चलकर नदीम की हत्या हो गई। ऐसे में हम उनसे बात नहीं कर पाए। हालांकि इस याचिका के जवाब में अहमदाबाद नगर निगम ने भी विस्तृत जानकारी कोर्ट को दी थी, जिसमें उन्होंने लिखा है, बेजलपुर, गयासपुर, मकरबा, जुहापुरा, वासना और रानीप इन क्षेत्रों में पीने का पानी निकासी, स्ट्रीट लाइट और सड़क का काम किया गया है। इन क्षेत्रों के 60% आबादी को पेयजल की सुविधा प्रदान की जा रही है। इन क्षेत्रों में पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है, टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जाता है। जुहापुरा और ग्यासपुर में पानी की आपूर्ति बोरवेल और सार्वजनिक नल के साथ पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाई जा रही है, जिस पर 50 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इसके अलावा अहमदाबाद नगर निगम ने विस्तार से उन कामों की भी जानकारी दी जो उनके द्वारा इलाके में की गई है। साथ ही बताया गया है कि जुहापुरा और दूसरे इलाकों में लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो गया है, जो मार्च 2011 में पूरा हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कि जुहापुरा इलाके में रहने वाले लोग आज भी पीने के पानी के लिए परेशान हैं। हालांकि स्थिति में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ, आज भी वही हालात हैं। हमने जिस दंगा पीड़ितों की कॉलोनी की कहानी आपको दिखाई, वो जुहापुरा में ही स्थित है, जिसका जिक्र इस याचिका में बार बार किया गया है। लेकिन यह मुद्दा सिर्फ पानी और सीवर तक ही सीमित नहीं है। मुस्लिम इलाकों की सड़कों की भी यही स्थिति है। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र और मुस्लिम क्षेत्र की सड़कों में आपको साफ साफ अंतर दिख जाएगा। अब भी मुस्लिम विस्तार में विकास के लिए लोगों को कोर्ट का रुख करना पड़ता है। यहाँ तक कि एक फ्लाईओवर बनाने के लिए भी यहाँ की एक सामाजिक कार्यकर्ता को हाई कोर्ट जाना पड़ा, जबकि इस फ्लाईओवर नहीं होने के कारण हर महीने लोगों की एक्सीडेंट से मौत होती है। ये जुहापुरा सरखेज का जो मुस्लिम विस्तार है, जहाँ से हाईवे नेशनल हाईवे 947 यहाँ से पसार होता है। आप देख रहे हो इसका ये सर्विस रोड है और ये सर्विस रोड के हालात है यहाँ पे। यहाँ पे यानी सिर्फ आपको कच्ची देखने मिल रही है। आप देख रहे हो सिर्फ कच्ची, यहाँ पे मिट्टी और कच्ची रोड ही नहीं है। और ऐसा लगभग 2.5 किलोमीटर का एरिया है, जहाँ पे 2.5 से 3 किलोमीटर के रोड के अंदर यहाँ पे यही परिस्थिति है। और इस सिलसिले में हम हाईकोर्ट भी गए। मैं खुद पिटिशनर हूँ, मैंने स्पेशल CL की हुई है। और उसके अंदर जब नोटिस दी गई तो जो हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी और कॉर्पोरेशन की तरफ से जो वकील आए,
उनका ऐसा कहना है कि ब्रिज बनेगा और ब्रिज बनने के बाद यहाँ पे ये काम होगा। अब ब्रिज कब बनेगा, काम शुरू हो गया है, लेकिन 3-4 साल तक लोग ऐसे ही यहाँ से लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। यहाँ पे 32 से ज्यादा मौत हुई है पिछले 1 साल में। मैंने एक RTI की थी और RTI के खुलासे में ये बात आई थी कि 32 से ज्यादा मौत हुई है। और मौत होने का कारण ये टूटे हुए रोड रास्ते, टूटी हुई जालियां और टूटी हुई हालात के पूरी परिस्थिति है। यहाँ से ये जुहापुरा खत्म हो रहा है और जुहापुरे के बाद का ये आइकॉनिक रोड कनेक्ट कर रहा है जुहापुरा से मकरबा को, जो SG हाईवे को कनेक्ट करेगा। TP 85 में भी एक 100 फीट का रोड है और यहाँ पे भी एक 100 फीट का रोड है। ये 100 फीट का रोड बना हुआ है आइकॉनिक रोड, और TP 85 में जो बना हुआ है उसके हालात आप देख लो कितने खराब हालात है। तो यहाँ से ये कनेक्ट होगा, ये जाएगा सैटेलाइट की तरफ, SG हाईवे की तरफ। और इस रोड के ऊपर आप देख रहे हो इतनी अच्छी लाइट है, इतनी अच्छी सजावट, और ये फिलहाल में इसका काम चल रहा है। यहाँ पे गार्डन साइड में बन रहा है, पार्किंग की व्यवस्था हो रही है, सारी व्यवस्था। और जुहापुरे के रोड रास्ते पे देखोगे तो वहाँ पे रोड के ऊपर इस तरह का जिब्रा क्रॉसिंग भी आपको देखने नहीं मिलेगा। तो ये फर्क है जुहापुरा के रोड रास्तों में। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर मक्तमपुरा वार्ड जुहापुरा भी आ रहा है और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सैटेलाइट भी आ रहा है, लेकिन सैटेलाइट के लोगों के लिए पूरी फैसिलिटी है और जुहापुरे के लोगों को, मुसलमान लोगों को दोहरा नागरिक बनाया जा रहा है। पानी, सड़क, सीवर के इतर शिक्षा की भी स्थिति मुस्लिम इलाकों में ठीक नहीं है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। ऐसा कहकर प्रधानमंत्री शायद मुस्लिम युवाओं को शिक्षा की तरफ ध्यान देने के लिए कह रहे थे, लेकिन गुजरात में मुस्लिम छात्रों का ड्रॉप आउट रेट लगातार बढ़ रहा है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब के मुताबिक साल 2020-21 में गुजरात में अल्पसंख्यक तबके के छात्रों का प्राइमरी स्तर पर 25.5, उच्च प्राथमिक स्तर पर 31.1 और माध्यमिक स्तर पर आते आते 44% ड्रॉप आउट रेट रहा। बता दें कि गुजरात में मुसलमान, ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध और पारसी अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम समाज की है। हम सब जानते हैं कि गुजरात अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के लिए एक बहुत ही बदनाम जगह रही है, जहां 2002 जैसे दंगे हो और हफ्ते उससे पहले भी हर 10 साल में बड़ा दंगा होता रहा। और इसी उसमें मुसलमानों के साथ, चूंकि यहाँ पर अल्पसंख्यकों की जो सबसे बड़ी आबादी है वो मुसलमान है। टोटल यहाँ पर अल्पसंख्यक 11.5% है, जिसमें 9.7 अराउंड 10% मुसलमान हैं। तो सरकारों ने यहाँ पर अल्पसंख्यकों को कोई भी विकास और रक्षण के माध्यम या साधन जो हमारे देश के संविधान ने दूसरे राज्यों में दिए हैं या केंद्र सरकार दे रही है, उसका कोई भी सिस्टम गुजरात में नहीं बनाया गया। इसका एक उदाहरण ये है कि केंद्र में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है, दूसरे राज्यों में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है, गुजरात में नहीं है। देश के दूसरे राज्यों में राज्य अल्पसंख्यक आयोग हैं, सेंटर में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है, गुजरात में नहीं है। तो ये दो चीजें हैं जो विकास विभाग विकास की योजनाएं बनाता है और कमीशन उनकी शिकायतें या रक्षण से संबंधित जो प्रश्न है उनको सुनता है। ये दोनों महत्वपूर्ण संस्थान गुजरात में नहीं है। तो ये जो दिखाता है कि आप अल्पसंख्यकों के साथ जानबूझकर भेदभाव कर रहे हैं। दूसरा कि अल्पसंख्यकों की यहाँ परिस्थिति क्या है। आप जहां बैठे हैं ये इलाका जुहापुरा है। जुहापुरा मुसलमानों का सबसे बड़ा इलाका है जहां पर एक साथ रहते हैं। आप यहाँ पर अगर आप घूमें तो इसकी एक पहचान आपको मिलेगी कि हर 500 मीटर पर पुलिस एस्टेब्लिशमेंट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन 500 मीटर पर आपको स्कूल नहीं मिलेगा। उस दूसरे 500 मीटर पर आपको आंगनवाड़ी नहीं मिलेगी, उस दूसरे 500 मीटर पर हेल्थ सेंटर नहीं मिलेगा, उसके अगले 500 मीटर पर आपको ये जो रेवेन्यू के तलाटी होते हैं वो तलाटी का कोई ऑफिस नहीं मिलेगा। आपको 500 मीटर पर दूसरा कोई पुस्तकालय नहीं मिलेगा, आपको हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं मिलेगा, आपको इस इलाके में चिल्ड्रंस के लिए पार्क नहीं मिलेगा, आपको इस इलाके में बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए कोई अम्यूजमेंट पार्क या कोई रेस्ट पार्क नहीं मिलेगा। दिखाता है ये कि यहाँ पर जानबूझकर सरकारी सिस्टम के जरिए उपेक्षा की जा रही है। हद तो यहाँ है कि यहाँ के पर पानी, गटर, पाइपलाइन, गटर की लाइन डालने के लिए
लोगों को कोर्ट जाना पड़ता है, जो सरकार के उपेक्षा और उनके भेदभाव को दिखाता है। दूसरा, यहाँ नेशन में NMFDC बना, नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। उस वित्त एवं विकास निगम की हालत यह है कि इसको सरकार ना के बराबर कुछ पैसा देती है, बाकी ये जो NMFDC से जो एक पार्ट आता है उससे ये चल रहा है। और इसमें भी 2-2, 3-3 साल से एजुकेशन लोन की एप्लीकेशन पेंडिंग है, यहाँ पर एजुकेशन सपोर्ट की एप्लीकेशन पेंडिंग। इनके पास पैसे नहीं है लोगों की एप्लीकेशंस ऑटो लोन लेने के लिए, और ये कोई भी लोन 50,000 से ऊपर दे ही नहीं पाने, क्योंकि सरकार इसको मदद ही नहीं करती, उनके कर्मचारी वहां नहीं है, कैसे काम होगा। गुजरात में अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम है जो अल्पसंख्यक छात्रों और कारोबारियों को लोन उपलब्ध कराता है। बीते 2 साल में कितने युवाओं और कारोबारियों को लोन मिला, यह जानने के लिए हम इसके दफ्तर के बाहर कई दिनों तक चक्कर काटे, लिखित में सवाल भी दिया, लेकिन यहां से हमें कोई जवाब नहीं मिला। राजनीतिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा गुजरात का मुसलमान समाज भय के वातावरण में जी रहा है। हाईकोर्ट ही उसका आखिरी सहारा है। यहाँ भी लंबे इंतजार के बाद उन्हें राहत मिल जाती है, कभी कभी निराशा भी हाथ लगती है। गुजरात के अंदर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है, वो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सारी पॉलिटिकली पार्टी जो है वो मुसलमानों के साथ दूरी बनाकर खड़ी है। ऐसा नहीं बोलेंगे हम कि सिर्फ बीजेपी ये काम कर रही है। फिलहाल में पूरे देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है उसके अंदर हर कोई व्यक्ति को, हर कोई नेता को, हर कोई पार्टी को हिंदुओं का सबसे बड़ा हृदय सम्राट बनने की कोशिश में सारे लोग लगे हुए हैं। और इस बात को लेकर पिछले सालों में ऐसा था कि गुजरात के अंदर 17 से ज्यादा मुस्लिम MLA हुआ करते थे। यहाँ से गुजरात से मुस्लिम MP भी जीत के जाया करते थे, लेकिन डीलिमिटेशन का जो काम किया गया है और जो डीलिमिटेशन के अंदर विधानसभा का और लोकसभा का जो मतलब वोट बैंक को काटने का, उसके एरिया को काटने का वो जो काम किया गया है, गुजरात में डिस्टर्ब एक्ट लगाने की वजह से जो मतलब मुस्लिम कुछ एरिया में मकान नहीं रह सकते, उनकी आबादी नहीं बढ़ सकती है, उस सारे कारणों को लेकर उस तरह से पूरा सेटलमेंट किया गया। और जहां कहीं भी मुस्लिम डोमिन एरिया है, जहां पे मुसलमान ज्यादा तादाद में बसते हैं, वो सीटों को रिजर्वेशन में, चाहे ST समाज की या SC समाज की रिजर्वेशन में डालने का काम किया गया है। मैं ST और SC समाज के रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूँ। ST SC समाज का रिजर्वेशन कहीं भी होगा, उनको रिजर्व सीट मिलने वाली है। लेकिन होता ही है कि जैसे आप देखोगे अहमदाबाद के अंदर दाणीमड़ा विधानसभा है। दाणीमड़ा विधानसभा के अंदर आपको मैं बताना चाहूंगा कि ताज्जुब की बात है कि 70% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वहां रहती है। उसके बावजूद वहां पे वो रिजर्वेशन के होने की वजह से वहां पे हमारे दलित भाई जीत के आते हैं, उनका सम्मान है हमारे दिल में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वही सीट को हटाकर और कोई सीट पे डाल दिया जाए तो वहां से एक मुस्लिम MLA जीत के आ सकता है उनके एरिया से। तो मुसलमानों के पास चुनाव लड़ने के लिए सीट कम होने की वजह से और पॉलिटिकली लड़ाई ज्यादा होने की वजह से नई लीडरशिप पैदा करना बहुत ही मुश्किल है। और उनकी लड़ाई अंदर की लड़ाई हो जाती है मुसलमानों के लीडर की। मुसलमान लीडरों को ये समझने की जरूरत है, उनको सरकार से लड़ने की जरूरत है, और जरूर हो तो कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत है, डीलिमिटेशन के वक्त में जागने की जरूरत है। इस बात को मैं मानता हूं कि हम संवैधानिक तरीके से हम रह रहे हैं वो बिन सांप्रदायिक देश है। लेकिन यहाँ गुजरात में जो घटनाएं घट रही है और जो पिछले 6-7 सालों से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, और आपने जैसे बताया कि पार्ली 4 रस्ते पे जाओ, वासना 4 रस्ते पे जाओ और अहमदाबाद के कई जगहों पे जाओ, आप देखोगे वहां पे लिखा हुआ होता है हिंदू राष्ट्र में आपનું स्वागत है। जैसे अभी वकफ का बिल आया, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बनाया जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप देखिए उत्तराखंड में जिसे लागू किया गया, उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को गुजरात में लागू किया जा रहा है। और उसके अंदर जो सारी बातें रखी गई है वो सारी बातें मुस्लिम धर्म से हटाकर तुमको हिंदू धर्म की प्रैक्टिस करने के ऊपर मजबूर करने की कोशिश की जा रही है। तो इन तमाम बातों को देखकर लग रहा है कि मैं तो हिंदू राष्ट्र में रह रहा हूँ, लोग भले अपने दिल को मनाने की कोशिश करें। तो वो गालिब का शेर याद आता है, अपने दिल को बहलाने के लिए ख्याल ही काफी है गालिब। तो आप ख्याल देखते रहिए, लेकिन संवैधानिक तरीके से संविधान को तोड़ने का काम बीजेपी और RSS कर रही है और देश में ये काम हो रहा है। आने वाले वक्त में जब 407 सीट बीजेपी जब लेकर आ जाएगी, तब आप देख लेना हिंदुस्तान के संविधान को बदल दिया जाएगा। जब मैं गुजरात में अपनी इस स्टोरी पर काम कर रहा था, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री ने घोषणा की कि वो हिंदू राष्ट्र गांव बनाने वाले हैं। इसकी घोषणा करते हुए इस कथित बाबा ने एक तस्वीर भी साझा की। इस तस्वीर को दिखाते हुए एक गुजराती युवक ने मुझसे कहा कि ये बाबा
अब हिंदू राष्ट्र गांव बनाने का सोच रहा है। गुजरात में तो पहले से ही ऐसे कई गांव हैं और अभी भी बन रहे हैं। जी, ये युवक बिल्कुल सही कह रहा था। गुजरात में कई ऐसे गांव हैं जिसके बाहर बोर्ड लगा हुआ है और इस पर लिखा होता है हिंदू राष्ट्रनु गांव स्वागत छे। यह बोर्ड किन गांवों में लगता है, कौन लगाता है, लगाने का पैमाना क्या है, इसकी जानकारी के लिए हम गुजरात के साबरकांठा जिले के ईडर इलाके में पहुंचे। यहाँ हमारी मुलाकात आरएसएस के जोनल अधिकारी से हुई। वो एक सरकारी कर्मचारी है। उन्होंने हमें कुछ गांवों के नाम बताए जहाँ हिंदू राष्ट्र गांव का बोर्ड लगा हुआ है। ऐसा ही एक गांव है रतनपुर। यहाँ हिंदू राष्ट्र गांव का बोर्ड पटेल समुदाय के लोगों ने लगवाया है, जिसका नेतृत्व 3 युवाओं ने किया। इसमें से एक सरकारी शिक्षक है और दूसरे डाक विभाग में सरकारी कर्मचारी हैं, तीसरे गांधीनगर में काम करते हैं। उन्होंने कैमरे पे बात करने से मना कर दिया। सिर्फ गांव ही नहीं, अहमदाबाद शहर के कई इलाकों में ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं। घाटरोलिया जो सबसे चर्चित विधानसभा है, वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल यहीं के रहने वाले हैं और उनका विधानसभा क्षेत्र भी यही है। ये कब से लगा है? वो तो बरसों से ही है। जब से हम पढ़ रहे थे उस टाइम से हम देख रहे हैं। करीबन हो गए 15-20 साल से तो हो गए, उससे ज्यादा हो गए। मेरे ख्याल से ऐसा लगा। और ऐसा बोर्ड और जगहों पे लगा हुआ है? हाँ होगा, इधर तो है ही, कहीं भी होगा, आगे भी मुझे मालूम नहीं, लेकिन एरिया वाइज तो हो गई। एरिया वाइज तो ये जो लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र प्रखंड, तो आपको लगता है कि ये सही लिखा हुआ है? हिंदू राष्ट्र यानी समझो हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो इसमें हिंदू राष्ट्र लिखने में कोई दिक्कत है नहीं। तो हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान में है, अगर हिंदुस्तान को मानते हो तो हिंदू राष्ट्र को भी मानना पड़ेगा। आपको लगता है ये हिंदू राष्ट्र प्रखंड है? हाँ, अपना हिंदू राष्ट्र प्रखंड ही है ना, अखंड ही है। हिंदुओं का राष्ट्र है तो फिर हिंदू राष्ट्र ही होगा ना। लेकिन यहाँ तो सब हर मजहब के लोग रहते हैं, सिख, ईसाई, मुस्लिम, क्रिश्चियन, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। मजहब के सब लोग रहते हैं, मगर राष्ट्र हिंदू ही है। भारत एक जैसा एक है जिसमें सब समा जाते हैं। पर वो अब क्या है कि मुस्लिम तुष्टीकरण होने लग गया है, उसकी वजह से अब हमारे को ये मतलब हिंदू राष्ट्र प्रचलित करने में कोई संकोच नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र में क्या होगा आपकी जानकारी के मुताबिक, या किसी इलाके को हिंदू राष्ट्र घोषित जो करते हैं? पूरा का पूरा जो गुजरात हिंदुस्तान है वो पूरा हिंदू राष्ट्र है। जैसे कहने का मतलब कि भाई अभी हिंदू राष्ट्र में इतने सालों से तो जैसे था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी जितने भी धर्म थे सबको एक समान दर्जा मिलता था। आज ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हम ये हमारा है, वो उनको दिखाना है कि नहीं है तुम्हारा नहीं। हिंदुओं ने आपको आश्रय दिया है और उन लोगों को तुम दबाने की कोशिश मत करो, उनसे प्रेम से रहो। आपको वो कहते हैं ना, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, वो वाला किस्सा हो रहा है यहाँ पर अभी। इसीलिए वो जताने के लिए हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी है कि हमारा जो राष्ट्र है हिंदू राष्ट्र है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हिंदू राष्ट्રના घाटरोलिया प्रखंड में आपનું हार्दिक स्वागत है। ये बोर्ड विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने लगाया है। घाटरोलिया काफी, ये जो इलाका है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहीं से विधायक हैं, भूपेंद्र भाई पटेल। और इससे पहले जो गुजरात की मुख्यमंत्री थी और अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, वो भी यहीं से जीतती थी। मुख्यमंत्री जो अभी हैं उनका घर यहाँ से 200-300 मीटर ही दूरी पर है और यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने ये बोर्ड लगाया है। गुजरात के अलग अलग इलाकों में ये बोर्ड लगते हैं, गांव में बोर्ड लगते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, रोज इसी रास्ते से जाते होंगे, लेकिन यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है। अहमदाबाद बजरंग दल के प्रमुख से हिंदू राष्ट्र बोर्ड को लेकर हमने बात की, सुनिए वो क्या बता रहे हैं। जिस गांव में हिंदू जागरूक है, विश्व हिंदू परिषद की समितियां हैं, जहाँ रेगुलर समरसता का भाव जग रहा है, जहाँ रेगुलर विश्व हिंदू परिषद के और जो धार्मिक कोई भी कार्यक्रम हो रहे हैं, हिंदू सब उत्सव मनाए जा रहे हैं, समरसता को लेकर के सब एक्टिव है और रेगुलर जो मंदिरों में भीड़ रहती है, सत्संग होते हैं, तो ये गांव को हम हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं। और दूसरी बात रही कि आज तक कभी ऐसा कोई सामना नहीं हुआ हो पा रहा है
कि प्रशासन ने हमारे बोर्ड हटा दिए हो। कहीं हुआ भी होगा, कहीं अगर किसी के परमिशन के बिना लगाए होंगे, अधिकारियों के परमिशन के बिना लगाए होंगे तो निकाल भी दिए गए होंगे, परंतु ऐसी कोई आज तक कोई ऐसी मेजर कोई घटनाएं ध्यान में नहीं आई। तो आप ये बोर्ड लगाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेते हैं? बिल्कुल। तो प्रशासन अनुमति दे देता है? नहीं देते हैं, परमिशन तो ले लेते हैं। हमारे जो होते हैं लोकल लोग तो अपने लेटर पैड पे जा करके अनुमति ले लेते हैं और अनुमति देते हैं कि नहीं उसके अभी मालूम नहीं, पर हम बोर्ड तो लगा लेते हैं। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पूरे परिवार क्षेत्र ने की है, 100 करोड़ हिंदुओं के द्वारा की गई है। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सभी के सभी हिंदू ही बन जाए। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि सब देश भावना से रहे, देशभक्ति की भावना से रहे, हिंदुत्व का विरोध न करे, हिंदू संस्कृति इंडस वैली सिविलाइजेशन जो बोलते हैं हम उसको माने, ना कि बाबर को माने, ना कि औरंगजेब को माने। ये हमारी परिकल्पना है। आपने सुना कि इनका कहना है कि कभी भी पुलिस या किसी भी जिम्मेदार संस्थान ने हिंदू राष्ट्र लिखने के कारण किसी तरह की कार्रवाई नहीं की है। यह सही भी है। जिस रास्ते से प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने घर जाते हैं वहीं सालों से यह बोर्ड लगा हुआ है। सरकारी पंचायत घरों पर भी भारत की जगह हिंदू राष्ट्र भारत लिखा हुआ है, लेकिन पुलिस कभी भी इसको लेकर पूछताछ नहीं करती, जैसा कि बजरंग दल के प्रमुख का कहना है। वहीं दूसरी तरफ इसी गुजरात पुलिस ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी को एक शायरी के लिए, एक नज्म के लिए मुकदमा दर्ज कर दी। इसको लेकर जब वो गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे वहां से भी उनको राहत नहीं मिली। उन्हें राहत मिली तो सुप्रीम कोर्ट से, वो भी लंबे इंतजार के बाद। 54 पेज का जजमेंट है और इस जजमेंट से पहले जो 2 हियरिंग थी उसमें भी माननीय न्यायमूर्ति ने जो टिप्पणियां की थी वो सीधे उन्होंने कहा कि अप्लाई योर माइंड, क्या पोएट्री की बेसिक समझ भी नहीं है। और उधर से कौन, सॉलिसिटर जनरल साहब अपीयर हो रहे थे। आप सोचिए ना, इस छोटे से केस में अपीयर किसको किया जा रहा है? तुषार मेहता। और आप अंदाजा लगाओ सौरभ भाई कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मुझे हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिला, रिलीफ नहीं मिला, मुझे सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। गुजरात पुलिस की अति सक्रियता सिर्फ इमरान प्रताप गढ़ी के मामले में नहीं देखी। ये वीडियो आपको याद ही होगा, गरबा के दौरान हुए विवाद में मुस्लिम युवक की पिटाई करते हुए यह वीडियो काफी वायरल हुआ। गुजरात में मुस्लिम समुदाय के युवकों का गरबा देखने जाना या खेलने जाने पर एक तरह से प्रतिबंध है, और यह प्रतिबंध सरकार की तरफ से नहीं है बल्कि बजरंग दल और बीएचपी की तरफ से। ठीक है, अगर आपको गरबा करना है, आप नवरात्रि में क्यों आ रहे हैं? आप माता को मानते नहीं है, आपके अंदर मूर्ति पूजा वर्जित है, आप माता को नहीं मानते हैं। और मुसलमान लड़के ही क्यों आते हैं? लड़कियां क्यों नहीं आती है? सकीना क्यों नहीं आती? सबिया क्यों नहीं आती है? फातिमा क्यों नहीं आती? क्यों जावेद आता है? क्यों सईद आता है? क्यों जावेद आता है? फातिमा को भी लेके आओ कभी। क्यों? क्योंकि ये लव जिहाद करने आते हैं। हिंदू बेटियों को नवरात्रि के दौरान हिंदू बेटियों से गरबा में दोस्ती करके उनको फंसा करके लव जिहाद का अपना जो मंसूबा है वो क्लियर करने आते हैं। वो कोई धार्मिक लागणी से नहीं आते। अगर उनके अंदर सही में अगर नवरात्रि के दौरान माता के लिए कुछ है, श्रद्धा है, तो अपने एरिया में करे ना। अपने एरिया में गरबा पंडाल लगाए, अपने एरिया में गरबा करे, हम जाएंगे वहां पे, उनके वहां पे, पर उनको ये नहीं करना है। इस तरह की सामाजिक बंटवारे का असर ये हुआ कि आज गुजरात में मुस्लिम और हिंदू आबादी का एक बड़ा तबका एक दूसरे के कल्चर और पर्व त्योहार से अनजान है। एक दूसरे का पर्व त्योहार इनके लिए छुट्टियों का समय होता है। मुझे याद है हम जब छोटे थे तो स्कूल के अंदर जब होली होती थी खुशी का माहौल होता था कि आज होली है, आज होली है। स्कूल के अंदर हम होली खेलते थे, सब साथ में मिलके खेलते थे। आज हमारे बच्चों को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आज होली है। बोले होली है ना, बोले अपने कपड़े गंदे हो जाएंगे, लोग हमारे मुंह पे। हम उस कपड़े को लेके आखा दिन सारा दिन फिरते थे और मुंह नहीं धोते थे, क्या हम होली खेल कर आए, आज हम होली खेल कर आए। आज नफरत की राजनीति इतनी बढ़ चुकी है कि त्योहारों में भी बंटवारा हो गया है। इसी साल मार्च महीने में ईद के दौरान देश के अलग अलग राज्यों में मुस्लिमों के सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर टीवी मीडिया में काफी शोर हुआ। कई दिनों तक बहस हुई। कुछ राज्यों में इसको लेकर आदेश भी जारी किए गए। बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में तो यहां तक कहा गया कि अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ता है तो उसकी पासपोर्ट भी रद्द कर दी जाएगी।
इसके पीछे सबसे बड़ा कारण सड़क पर होने वाला ट्रैफिक जाम था। वहीं मई महीने में गुजरात में बजरंग दल ने रामनवमी के मौके पर यात्रा निकाली। अहमदाबाद के प्रेम दरवाजे से शुरू होकर यात्रा घंटों तक चली। एक तरफ का रास्ता घंटों जाम रहा, बंद ही रहा। आप इस यात्रा की तस्वीरों को देखिए। ऐसी कोई भी घटना नहीं बनी है कि रामनवमी की शोभा यात्रा में लोग तलवारें लेके निकले हो, सिर्फ अखाड़े के अलावा। अखाड़ा जो है, अखाड़ा मतलब हमारा जो शौर्य का प्रतीक है अखाड़े, वो रामनवमी की शोभा यात्रा में निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ की भी जो शोभा यात्रा है उसमें भी निकलते हैं। तो अखाड़े जो है वो शौर्य का प्रतीक है। जो कुछ ऐसी जो अपनी जो संस्कृति बची हुई है, जो अखाड़े उनके प्रदर्शन करते हैं, तो वही अखाड़े हैं। उसके अलावा एक भी कार्यकर्ता, एक भी हिंदू व्यक्ति के द्वारा तलवार या कोई भी किसी भी प्रकार के हथियार नहीं लाए गए हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में तलवार, कमर में चाकू और मस्जिदों को देखकर तेज होता नारा। संविधान जहां कहता है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, वहीं खुद से ही अपने क्षेत्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करते निवासी और उस पर प्रशासन और सरकार की चुप्पी, एक तरीके से सहायता। यह सब आज भले ही सामान्य लग रहा हो, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अलग अलग संगठन गुजरात में हिंदू राष्ट्र को लेकर काम कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर काम कर रहे हैं। हम अहमदाबाद में देख रहे हैं कि जो ऑटो है उस पे 2 पोस्टर लगे हुए हैं, दोनों आपके नाम से लगे हुए हैं। थोड़ा उसके बारे में बताइए। हमारा कैंपेन जो है वो हर घर बनेगा सनातन धाम, ये है। सनातन धाम मतलब कि कोई एक मंदिर या कोई एक आप जहाँ पे मानते हो जिस देवी देवता को, या किसी भी तरह से कहीं पे भी आपकी आस्था जुड़ी हुई है, वहां तक सीमित नहीं है। हर घर में सनातन संस्कृति के प्रति समर्पित लोग हैं, पर वो और ज्यादा कल्चर से कनेक्ट हो, इसके लिए एक पूरा जागृति अभियान और संस्कृति से जोड़ो अभियान हम चला रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है और इसमें जय भीम और जय श्री राम का क्या लेना देना है, थोड़ा ये भी बताइए। जो लोग हमारी संस्कृति के मानने वाले लोगों को जाति धर्म के नाम पे बांट के जो विभाजन कर रहे हैं, उनको एक संदेश देने के लिए हमने जय श्री राम और जय भीम का नारा दिया है। जय भीम मतलब संविधान और जय श्री राम मतलब संस्कृति। संस्कृति और संविधान से चलने वाले इस देश में विभाजनकारी लोग जो है, जो कट्टरवादी है, उनसे अलग होके सारे देश के लोगों को पूरी संस्कृति को मानते हुए आगे बढ़ने और एक रहने का एक संदेश हम दे रहे हैं। जितने भी चाय से लेके इंडस्ट्री तक, जितनी भी पूरे अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई जितने भी इंस्टीट्यूट है, छोटे बड़े धंधे रोजगार है, व्यक्ति है, प्रोफेशन है, वहां पे हम उनको पूछ के अगर वो सहमत है कि सनातन की ये गाइडलाइन हम फॉलो करना चाहते हैं और हम भी हमारे यहाँ ये सनातन धाम का बोर्ड लगाना चाहते हैं, तो वहां पे भी ये लगना शुरू होगा। और फिर हम लोगों को अपील करेंगे कि ये लोग जो सनातन को मानते हैं, जो सेवा कार्य में, जो पुण्य कार्य में, धर्म कार्य में अपना यथाशक्ति योगदान देने के लिए सहमत है, इनके यहाँ से ही चीजें या सेवाएं खरीदी जाए। गुजरात से पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो हमने अपने NL सेना के तहत की है। ये आपके सहयोग से मुमकिन हो पाया। इस तरीके की स्टोरी कहना इसलिए जरूरी है कि अपने दौर के इतिहास को दर्ज किया जाए। क्या कुछ बदल रहा है और उसके बदलाव में हमारी सरकार और समाज की क्या भूमिका है। आपके सहयोग के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।